चंदन नगर में एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। नाम था सूरज। वह रात को राजमहल में पहरेदारी का काम किया करता था। उसकी माँ उसके आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे निकम्मे, उठ जा, काम पर नहीं जाना है क्या? उठता हूँ अम्मा। हे भगवान, ऐसी सठियाई माँ किसी को ना दे। उफ भगवान, ऐसा आलसी बेटा किसी को भी ना दे। और फिर वह तैयार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो। चुपचाप जाकर पहरे पर तैनात हो जाऊंगा। किसी को मेरे देर से आने की कानों कान खबर न होगी। तभी रथ पर सवार होकर महाराज सामने से जा रहे थे। सूरज को देखकर महाराज ने रथ रुकवाया और बोले, सूरज, हमें खबर मिली है कि तुम रोज इसी तरह देर से आते हो। प्रणाम महाराज। क्या बताऊं महाराज, इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। उन्हें बेचकर लौटते लौटते देर हो जाती है। सूरज, क्या हमारी दी हुई तनख्वाह से तुम्हारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता? काश हो सकता महाराज, मगर क्या बताऊं, 4 छोटे भाइयों का अकेला ही सहारा हूँ। फिर कुछ पल सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर लग जाओ। कल हम तुमसे इस विषय पर बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज बोले, बेचारा कितनी मेहनत करता है। महामंत्री बोला, नहीं महाराज, मुझे तो ये अव्वल दर्जे का झूठा एवं मक्कार दिखाई देता है। और महाराज, मैंने तो सुना है कि ये आलसी भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी, प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने राजकर्मियों से अक्सर ही ऐसा सुना है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात हम इस बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी के समय कौन कौन काम चोरी कर रहा है, और कर्मचारियों को सजा देना आपका काम होगा। मेहनती कर्मचारियों को इनाम हम खुद देंगे, जैसी महाराज की इच्छा। उसी समय महल के दरवाजे पर सारे पहरेदार इकट्ठे हुए और आपस में बोलने लगे, साथियों, सारा शहर सो चुका है, अब हमें भी थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ, मगर आज रात महल और हम सबकी पहरेदारी की बारी किसकी है? सूरज की। मेरी? मगर मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा सूरज, मुझ पर रहम करो भाइयों, सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो। तो दूसरे पहरेदार एक एक करके बोले, मैं तो नहीं दूंगा। मैं भी नहीं। तभी एक पहरेदार बोला, जिद मत करो सूरज, और फिर सप्ताह में एक बार तो हम में से एक को जागना ही पड़ता है। तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ही पहरा दिए देता हूँ। बाकी पहरेदार बोले, हम अंदर वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा दिखाई दे तो कोयल की आवाज करना। हाँ, याद है। और जब आधी रात को राजा कुंवर सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकले तो उन्होंने कहा, कमाल है महामंत्री जी, आज कोई पहरे पर ही नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद चकित हूँ महाराज, ना जाने सब कहाँ चले गए हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर महाराज बोले, तो इस तरह होती है महल के पहरेदारी। उसी समय महाराज को कूं कूं की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये आवाज कैसी? आइए महाराज, आवाज की दिशा में चलते हैं। महामंत्री, पहले तुम इस कोठरी पर सांकल चढ़ा दो ताकि ये कमबख्त पहरेदार भाग न सकें। जो आज्ञा महाराज। अरे यह तो सूरज है। महामंत्री बोले, क्या हो रहा है? ओ महामंत्री जी, आप पर सारे पहरेदार कमबख्त कहाँ मर गए? उन सबको काम चोरी के आरोप में कैद कर लिया गया है क्या? पर तुम कोयल की आवाजें क्यों निकाल रहे थे सूरज?
उन पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए महाराज। क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शायद वह कोई चोर या जासूस रहा होगा। चोर या जासूस? जी हाँ महाराज, यह देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज में संकेत देकर खतरे के प्रति सजग कर देना चाहा, पर वह संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? महामंत्री जी, शायद हमारी आवाजें सुनकर भाग खड़ा हुआ होगा। मगर वे सब पहरेदार आखिर क्या कर रहे थे? सबके सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, पहरे पर सो रहे थे। ओह, तो अब समझ में आया कि मेरे संकेत देने पर भी वे आए क्यों नहीं। देखा महामंत्री, आपका आलसी और कामचोर ही नमक हलाल निकला और बाकी सब नमक हराम। हमारा आदेश है कि उन सबको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त करके कारागार में डाल दो। कल सूरज को हम खुद पुरस्कृत करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, सूरज से हम बेहद प्रसन्न हैं। आप ही बताएं कि उसे किस तरह से पुरस्कृत किया जाए। महाराज, उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में न होगा। इसका कारण जान सकता हूँ मैं? रात को पकड़े गए पहरेदारों का कहना है कि सूरज भी कल उन लोगों के साथ शामिल था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सूरज आलसी, कामचोर और साथ ही अव्वल दर्जे का झूठा भी है। जी हाँ महाराज, कल किस्मत से वह भले ही बच गया था, पर मुझे यकीन है कि वह भी उन पहरेदारों के साथ मिला हुआ है। कुछ भी हो महामंत्री जी, कल काम चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए पहरेदारों में वे शामिल नहीं था। हाँ, भविष्य में हम उस पर नजर रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। कहिए। एक आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य ही क्यों ना उसे इनाम स्वरूप दे दें। क्यों ना लगे हाथों आपकी इस बात की भी जांच कर ली जाए। मैं समझा नहीं महाराज, समय आने पर हम आपको खुलकर समझाएंगे, जैसा आप उचित समझे महाराज। अगले दिन भोर होने से पहले राजा ने सूरज को महल के लिए बुलावा भेजा। सूरज तुरंत ही महल में हाजिर हो गया। प्रणाम महाराज। सूरज, तुम्हें ये पत्र लेकर तुरंत बाबरपुर के प्रधान के पास चले जाओ और सुनो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं राह खर्च के लिए रख लो। जो आज्ञा महाराज। सूरज बाबरपुर के लिए जाने लगा और सोचने लगा, मर गया आज तो। इस कड़कड़ाती ठंड में वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी। लेकिन नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसी आरामदेह नौकरी और कहाँ मिलेगी, जहाँ केवल मुफ्त की तनख्वाह लिए जाओ। पर क्यों ना मैं यह काम अपने मित्र पुरुषोत्तम को सौंप दूं। और वह अपने मित्र पुरुषोत्तम के घर पहुंच गया। कहो सूरज, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? दोस्त, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। सूरज ने उसे सारी बात बता दी। पुरुषोत्तम बोला, काम से जी मत चुराओ सूरज, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना ही चाहिए। दोस्त, तुम मेरा ये काम कर दो और राह खर्च के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भी तुम ही रख लो। दोस्त होने के नाते तुम्हारा ये काम तो मैं कर ही दूंगा, मगर याद रखो, अपने इसी आलसीपन के लिए तुम एक दिन जरूर पछताओगे। बस उपदेश मत दे, ये चिट्ठी ले और फौरन रवाना हो जा। ठीक है मित्र। सूरज अपने घर लौटते हुए सोचने लगा, अब घर चलकर आराम करता हूँ, शाम होते ही महल में उपस्थित हो जाऊंगा। मगर राजा को क्या जवाब दूंगा?
हाँ, कोई बहाना बना दूंगा। उधर पुरुषोत्तम प्रधान जी के पास पत्र लेकर पहुंच गया और बोला, यह पत्र आपके लिए महाराज ने भिजवाया है। प्रधान जी ने वे पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्रधान जी, आपके पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से कर दें तो मैं इसे अपना आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा कुंवर सिंह। पत्र पढ़ने के बाद प्रधान जी सोचने लगे, युवक तो सुंदर और बलिष्ठ है, फिर जब राजा आधा राज्य देने को तैयार हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे ये शादी मंजूर है। आओ युवक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शादी? शायद महाराज ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लो ये पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ते ही वे गंभीर संकट में पड़ गया। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वह नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। मुझे प्रधान जी को साफ साफ कह देना चाहिए। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी प्रधान जी बोले, अरे बेटा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। सेवको, जाओ और तुरंत विवाह की तैयारियां करो और हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। बेचारा पुरुषोत्तम अपनी बात कहने के लिए बहुत मचला। अंत में इसे भगवान की इच्छा मानकर खामोश हो गया और शादी की रस्म पूरी होते ही पुरुषोत्तम डोली लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर राजा कुंवर सिंह सोचने लगे, अब तक सूरज की काफी आव भगत हो चुकी होगी, शायद शादी भी हो चुकी हो। अब जब वे अपनी दुल्हन के साथ आएगा तो उसे आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत को बिल्कुल पलटकर महामंत्री की बात झूठी साबित कर दूंगा। लेकिन रात होते ही राजा का यह भ्रम टूट गया और सूरज को देखते ही वह बोले, अरे तुम तो बहुत ही शीघ्र वापस आ गए, क्या मेरी दी चिट्ठी पहुँचाए? दुहाई है महाराज, कल यहाँ से निकलते ही मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए खुद नहीं जा सका। क्या बकते हो? फिर वे चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत जरूरी चिट्ठी समझकर मैंने उसे अपने एक मित्र के हाथों वहाँ भिजवा दिया था। उफ, मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, किंतु इस कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लौटने पर उसे ही आधा राज्य देना होगा, वरना प्रधान जी के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। शायद महामंत्री जी ठीक ही कहते थे, इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूंगा। सूरज, तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष, बल्कि तुमने हमारे काम को अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा महाराज। चलते हुए सूरज सोचने लगा, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सुबह महाराज मुझे इनाम देंगे। सुबह वे महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा इनाम, यह लो ढोलक। हाँ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर ही जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। चलो, और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली आज, सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा। किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं ही इनाम में दे देते। दिया क्या, एक ढोलक। रास्ते में हरिया, जो कि एक बनिया था, सूरज को देखकर बोला, क्या बात है भाई सूरज, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजे महाराजे भी
कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ सूरज, पूरी बात बताओ। देखो महाराज ने मुझे इनाम में क्या दिया है, ये घटिया सी ढोलक। बनिया सोचने लगा, मुझे ये ढोलक इससे हथिया लेनी चाहिए, और मन में ये निश्चय कर वे मक्कारी भरे स्वर में बोला, वाकई सूरज भाई तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे बेच दो, पूरे 5 रुपए दूंगा। सूरज बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है, यह लो 5 रुपए। ठीक है, ये ढोलक अब तुम्हारी हुई। उधर बनिया जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, यह क्या कबाड़ उठा लाए हो जी? भगवान, ये कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपए देकर खरीदा है, समझी? पत्नी बोली, मुझे नहीं रखना इसे घर में, भाड़ में गई तुम्हारी ये ढोलक। और ये कहते हुए उसने ढोलक को जोर से जमीन पर पटक दिया। ढोलक जमीन से टकराते ही फट गई और उसमें से ढेरों हीरे मोती निकलकर बिखर गए। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब सूरज पुरुषोत्तम के घर के सामने से गुजरा तो सोचने लगा, ये पुरुषोत्तम के घर के सामने भीड़ कैसी, चलकर मालूम करता हूँ। घर के अंदर जाकर वे बोला, ये सब क्या है दोस्त? पुरुषोत्तम बोला, तुम्हारी बेवकूफी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं, ये खत पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सूरज ने अपना सिर पीट लिया। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। काश ये चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान जी के पास जाता तो पुरुषोत्तम की जगह यह सेहरा मेरे सिर पर बंधता और आधा राज्य भी मिलता। आह मेरा दुर्भाग्य। पुरुषोत्तम बोला, सूरज, काम चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी, अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सूरज को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं। इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक मुझे दी, मुझे बनिए से वह ढोलक वापस लेनी होगी। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। और वह बनिए के घर पहुँचा और उस ढोलक को मांगने लगा। बनिया सूरज को देखकर बोला, अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपए? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। बेचारा सूरज उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा तो वे बोले, यह क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? लगता है इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। जानने की गरज से उन्होंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, क्या तुमने हमारी दी हुई ढोलक बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने वह ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने में बेची? 5 रुपए में महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करें। उफ, इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल महाराज बोले, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर राजा ने उसे एक पत्र दिया और बोले, लो यह पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो। जो आज्ञा महाराज। सूरज जाते हुए सोचने लगा, सेनापति की लड़की तो प्रधान की लड़की से भी सुंदर है और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दे दें। लगता है राजा जी अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सूरज ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही सेनापति क्रोध में बोला, सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में बंद कर दो।
मगर मेरा जुर्म क्या है सेनापति जी, यह तो बताइए। लो पढ़ो ये पत्र, सब कुछ समझ जाओगे। सूरज ने पत्र पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उस पत्र में लिखा था, यह व्यक्ति बेहद कामचोर एवं आलसी है, इसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिकों ने सूरज को पकड़कर कारागार में डाल दिया और अब सूरज अपने आलसीपन की सजा भुगतने लगा। जब पुरुषोत्तम को सूरज को कारागार में डालने की खबर मिली तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और पुरुषोत्तम तुरंत ही राजा कुंवर सिंह से मिलने के लिए महल पहुंच गया। महाराज बोले, कहो पुरुषोत्तम, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सूरज के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं जान गया हूँ कि उसकी किस्मत में वे सब नहीं है। राजा ने ढोलक वाली घटना भी पुरुषोत्तम को बताई। महाराज, आप इस समय क्रोध में हैं और क्रोध में तो देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम, वह अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। महाराज, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वह अगर अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम ये बात सिद्ध न कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है महाराज, मुझे ये मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सूरज को कारागार से मुक्त करना होगा और महाराज के आदेश पर सूरज को कारागार से छोड़ दिया गया। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त सूरज को खूब समझाया कि अब तुम्हें अपना ये आलसीपन छोड़ना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। अब सूरज भी ये जान चुका था कि उसके आलस की वजह से उसने काफी मुसीबतें झेली है और अब वे अपना ये आलस त्याग देगा। फिर दिन गुजरते चले गए। एक दिन सैनिक बोला, महाराज, खबर मिली है कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। महाराज बोले, युद्ध की तैयारियों में जुट जाओ और पुरुषोत्तम जी को भी इस खबर से आगाह कर दो। अगले दिन ही युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में एक युवक बहुत ही बहादुरी से लड़ा। उसने दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिए। पुरुषोत्तम राजा कुंवर सिंह के महल में पहुंचा और बोला, बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे? और वह युवक कौन है जिसके बारे में मैंने सुना है कि वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा है? महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी और अभागा कहते थे, आज उसी के कारण हमारी शानदार जीत हुई है। हाँ, तुमने तो सूरज का भाग्य ही बदल दिया। और उसी समय सूरज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज बोले, सूरज, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। यह सब आपका ही आशीर्वाद है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आपने ही दिखाई है, अन्यथा पहले तो मैं था ही क्या। फिर राजा कुंवर सिंह ने सूरज को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति के अत्यंत सुंदर बेटी से धूमधाम से करा दी। धन्यवाद। विदिशा नगरी का राजा नागदत्त बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। पहले वे किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता था, फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता था। इस तरह राजा नागदत्त अनेक स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। विदिशा के लोग उसके विरुद्ध कुछ कहते हुए डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर घूमा करता था।
किसी भी व्यक्ति को यदि राजा सुन ले कि वह उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डलवा देता था। एक दिन राजा नागदत्त चूड़ी वाले के रूप में नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसे देखते ही कुछ लड़कियों ने घेर लिया और फिर एक चबूतरे पर बैठकर राजा ने सबको चूड़ियां पहनानी शुरू कर दी। उस गांव के गरीब किसान की बेटी थी नीलमणि। वे बहुत ही सुंदर थी। उसने भी राजा से चूड़ियां पहनी। नीलमणि की सहेलियां बोली, नीलमणि, तेरे हाथ में तो चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। तो दूसरी सहेली बोली, अरे नीलमणि तो है ही इतनी सुंदर, इसकी सुंदरता देखकर तो इस पर राजा भी मोहित हो जाएगा और फिर इसे ब्याह कर ले जाएगा, इसे महल में अपनी रानी बनाकर रखेगा। तभी नीलमणि बोली, लेकिन मैं ऐसे दुष्ट राजा से कभी ब्याह नहीं करूंगी। तभी एक सहेली बोली, राजा तो तुझसे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएगा। अगर राजा ने मुझसे जबरदस्ती ब्याह कर लिया तो मैं उसे सबक भी सिखा दूंगी, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। नीलमणि अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई अपने घर की ओर चली गई। राजा ने नीलमणि की सारी बातें सुन ली थी और वे सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा ये मुझे क्या सबक सिखाती है। विवाह करके इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा नागदत्त ने नीलमणि से विवाह किया। नीलमणि के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया था। विवाह के पश्चात जब नीलमणि अपने माता पिता के पांव छूने के लिए झुकी तो वह बोली, माँ बापू, तुम मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। रोते बिलखते नीलमणि के माता पिता गांव लौट आए। विवाह के बाद कई दिन ऐसे ही बीत गए। नीलमणि रानी बनी हुई थी, लेकिन हर पल कुछ सोचकर उसका दिल भय से धड़क उठता था। कई दिन से राजा नागदत्त नीलमणि को कारागार में डालने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन अभी उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एक दिन राजा नागदत्त अपने दरबार से शाम को महल में लौटा तो रानी बोली, आप आ गए महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूँ। नहीं रानी, आज तुम स्वयं हमारे लिए जल लेकर आओगी। आप आराम से बैठिए महाराज, मैं जल लेकर आती हूँ। नीलमणि राजा के लिए जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। राजा सोचने लगा, आज मुझे इसकी गलती पकड़ने का खूब बहाना मिलेगा, क्योंकि इसको यह तो पता ही नहीं कि मैंने जल क्यों मंगवाया है। अगर यह पानी के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने हाथ पांव धोने के लिए जल मंगवाया था। अगर हाथ पांव धोने के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि पानी पीने के लिए मंगवाया था। आज ये बच नहीं सकेगी। उधर नीलमणि सोच रही थी, राजा ने मुझे ही जल लाने को कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा है, मुझे बुद्धि से काम करना होगा। जब नीलमणि जल लेकर राजा नागदत्त के पास पहुंची तो वे बोला, नीलमणि, हमने तुमसे पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए इस बड़े पात्र में जल लेकर आई हो। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने गलती की है, अब तुम्हें कारागार की सजा भुगतनी होगी। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं आपके पीने के लिए ही जल लेने गई थी। लेकिन महाराज, जब कोई बाहर से चलकर आता है तो उसे पहले हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद पीने के लिए दिया जाता है। आपके पीने के लिए जल दासी लेकर आ रही है, मैं उससे कहकर आई हूँ, तब तक आप हाथ पांव धो लें। तभी दासी जल लेकर राजा के पास पहुँच गई। राजा सोचने लगा, ओह, आज तो तुम अपनी बुद्धिमानी से बच गई,
लेकिन अगली बार नहीं बचने दूंगा। एक दिन राजा नागदत्त नीलमणि के साथ विश्राम कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था। बहुत दिन हो गए, अब जल्दी ही रानी को किसी न किसी बहाने कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। ठीक है सैनिक, उस दूत को अंदर भेज दो। महाराज की जय हो। हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ पर आपको ये मिठाई भेजी है। अरे वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम अभी खाएंगे। अभी राजा नागदत्त ने मिठाई खाने के लिए टुकड़ा उठाया ही था कि तभी रानी नीलमणि ने राजा के हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। नीलमणि, तुमने हमारे मित्र राजा की मिठाई गिरा दी। हम तुम्हें इस गलती की सजा देंगे। नहीं महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिक, नीलमणि को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। ठहरो महाराज, मुझे कारागार की सजा का आदेश देने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। परीक्षण? कैसा परीक्षण नीलमणि? तुम हमें चालाकी से बहकाना चाहती हो, लेकिन इससे तुम कारागार में जाने से नहीं बच सकती। मुझे अपनी गलती पर हर सजा स्वीकार है महाराज, लेकिन एक बार यह मिठाई किसी कुत्ते या बिल्ली को अवश्य खिलाकर देख लीजिए। वहाँ खड़ा दूत सोचने लगा, मुझे भाग निकलना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज बोले, सैनिक, पहले इस दूत को बंदी बना लिया जाए और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को यह मिठाई खिलाई जाए। राजा के आदेश पर सैनिक ने उस दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। सैनिक ने बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया। अरे, बिल्ली तो मिठाई खाते खाते ही मर गई। क्या इसमें जहर था? हाँ महाराज, इसमें जहर मिला था। मुझे दूत के चेहरे से ही पहले ही संदेह हो गया था। वैसे भी किसी दूसरे द्वारा बाहर से लाई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना कभी भी हानि पहुंचा सकता है। राजा सोचने लगा, ओह, नीलमणि ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी कारागार की सजा से बच गई। कोई बात नहीं, अगली बार इसे कारागार में डालकर ही मानूंगा। नीलमणि, तुमने अच्छा काम किया है, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को अभी तक नीलमणि को सजा देने का कोई अवसर नहीं मिला था। तभी एक दिन राजा बोले, नीलमणि, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, वहाँ से हम शाम तक लौट आएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आप समय पर लौट आना। राजा नागदत्त कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। जंगल में शिकार के लिए जाना तो राजा नागदत्त का एक बहाना था। वह तो नीलमणि को फंसाने के लिए चाल चल रहा था। सैनिक, आज मौसम बहुत सुहावना है, आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल में जाकर रानी नीलमणि को ले आओ, बस आज हम खूब सैर करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिक नीलमणि को लेने चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा सोचने लगा, आज नीलमणि मेरे जाल से बच नहीं सकेगी। यदि वह सैनिक के साथ आ गई तो कहूँगा कि तुमने मेरी राजमुद्रिका देखे बिना सैनिक की बात पर कैसे विश्वास कर लिया, और यदि नहीं आई तो मेरा आदेश ना मानने के अपराध में मैं उसे कारागार में डाल दूंगा। आज तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। उधर वह सैनिक महल में पहुंच गया और रानी से बोला, रानी, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज मौसम बहुत सुहावना है, इसलिए आज वो आपके साथ जंगल में सैर करेंगे।
महाराज ने आपको बुलाया है। नीलमणि सोचने लगी, ओह, कहीं राजा की यह कोई चाल तो नहीं है। और फिर कुछ सोचकर नीलमणि ने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया था, लेकिन महारानी, महाराज तो क्रोध करेंगे। तुम्हें जो कहा गया है उसका पालन करो। यह मत भूलो कि हम विदिशा नगरी की रानी हैं। जो आज्ञा महारानी जी। तभी सैनिक वापस जंगल की तरफ लौट गया और कुछ देर में सैनिक ने जंगल में पहुंचकर राजा को सूचित किया, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार किया है। क्या कहा? उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया है। हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। हम अभी महल के लिए प्रस्थान करेंगे। महल में पहुंचते ही राजा सीधे नीलमणि के कक्ष में गया और बोला, नीलमणि, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था और तुमने वहां आने से इनकार करके हमारे आदेश को नहीं माना। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का कोई उल्लंघन किया है। महाराज, मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या कोई निशानी नहीं भेजी थी। फिर मैं कैसे मान लेती कि उस सैनिक को आपने ही भेजा है। और फिर वह सैनिक चंद्रनगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी तो हो सकता था। अगर वे गुप्तचर मुझे धोखे से ले जाता तो आपका कितना अधिक अपमान होता। राजा नागदत्त सोचने लगा, ओह, ये फिर बच गई, लेकिन मैं आज इसे कारागार में भेज कर ही रहूंगा। अब मैं इसे एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकता। राजा ने कहा, नीलमणि, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। ठहरो महाराज, आप किसी असहाय को तो जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल देते हो, लेकिन आप चंपानगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखाएं तो आपकी बहादुरी का पता चले। नीलमणि, हमें क्रोध ना दिलाओ। हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है महाराज, अगर आप चंपानगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं लाए तो फिर आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, हम कल ही चंपानगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। और अगले दिन राजा घोड़े पर बैठकर चंपानगर की ओर चल दिया। कई दिन की यात्रा करके आखिर राजा नागदत्त चंपानगर में पहुंच ही गया। यह नगरी तो बहुत सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी सुंदर होंगी। चंपानगर की राजकुमारी चंपा ने एक घोषणा करवा रखी थी, जो कोई व्यक्ति इस कुएं से पूरे नगर के लोगों को जल पिलाएगा, राजकुमारी चंपा उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी। यह घोषणा सुनकर राजा नागदत्त सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बहुत आसान है। ये काम तो मैं बाएं हाथ से पूरा कर लूंगा। और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाता राजा नागदत्त महल के दरवाजे पर पहुंच गया। राजकुमारी जी, ये विदिशा नगर के राजा नागदत्त आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी बोली, राजा जी, एक बार फिर सोच लो। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी बहुत से राजा और राजकुमार बंदी बनाए जा चुके हैं। राजकुमारी जी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा। आप विवाह के लिए तैयार रहें। सैनिकों, तुम इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। ये कल सुबह से लोगों को जल पिलाना प्रारंभ करेंगे। सैनिक राजा को अतिथि गृह की ओर ले गए।
दूसरे दिन प्रातः काल से ही राजा नागदत्त ने उस कुएं से नगर वासियों को जल पिलाना शुरू कर दिया और उस दिन सुबह से दोपहर हुई, फिर दोपहर से शाम, फिर भी जल पीने के लिए नगर वासियों की बहुत लंबी कतार लगी थी। लेकिन राजा नागदत्त बुरी तरह थक चुका था। ओह, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और लोगों की भीड़ कम होती दिखाई नहीं देती है। हाय, अब मैं क्या करूं? और जब राजा नागदत्त कुएं से जल निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वे कुएं के मुंडेर पर ही गिर गया। वहाँ खड़े नगरवासी बोले, देखो, वे गिर गया है, अरे कोई इसे उठाओ। वहाँ खड़े सैनिक बोले, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। ओह, अब मुझे बंदी बनाकर रहना होगा। हे भगवान, क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? सैनिक राजा नागदत्त को पकड़कर राजकुमारी चंपा के पास ले गए। राजकुमारी बोली, तुम अपनी शर्त हार गए, अब तुम्हें कारागार में रहना होगा। इन्हें ले जाकर कारागार में डाल दो। और फिर सैनिकों ने राजा नागदत्त को कारागार के एक कक्ष में बंद कर दिया। जब कुछ दिनों तक राजा नागदत्त वापस नहीं लौटा तो नीलमणि को बहुत चिंता हुई। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा। तुम्हें यह पता करना है कि महाराज कहाँ पर हैं और कैसे हैं। इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने लौटकर नीलमणि को बताया, रानी जी, महाराज को चंपा नगर में बंदी बना लिया गया है। वे राजकुमारी से शर्त हार गए थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। अगले दिन रानी नीलमणि ने महामंत्री से विचार विमर्श करके कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए जाऊंगी। मेरे पीछे आप ही सब राजकाज देखेंगे। और फिर नीलमणि राजकुमार का वेश बनाकर चंपानगर के लिए चल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा करके रानी नीलमणि चंपानगर में पहुंच गई। और जब नीलमणि ने महल के द्वार पर पहुंचकर पहरेदारों को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वे उसे राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी चंपा उससे बोली, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में सड़ना पड़े। राजकुमारी जी, अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम्हें विवाह करने के साथ साथ सभी लोगों को कारागार से छोड़ना होगा। ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह ही कुएं पर पहुंचकर नीलमणि ने फुर्ती के साथ स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। शाम होने से पहले नीलमणि सभी को कुएं से जल पिला चुकी थी। इस कार्य को करने में उसे काफी आनंद आया था। वहाँ खड़े सैनिक बोले, राजकुमार, आप तो शर्त जीत गए, आप हमारे साथ राजकुमारी के पास चलिए। और जब सैनिकों ने राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर उसे यह सूचना दी तो राजकुमारी बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदी लोगों को छोड़ देने की आज्ञा देती हूँ। दूसरे दिन नीलमणि का विवाह राजकुमारी चंपा के साथ हो गया। नीलमणि ने राजा नागदत्त को सेवक के रूप में अपने पास रख लिया। राजकुमार के वेश में होने के कारण नागदत्त नीलमणि को पहचान न सका। नीलमणि बोली, नागदत्त, हमने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद नीलमणि राजकुमारी चंपा के साथ विदिशा नगर के लिए रवाना हो गई।
नागदत्त भी सेवक के रूप में उनके साथ चल रहा था। विदिशा नगर पहुंचने में अभी कुछ ही दूरी बची थी कि नीलमणि एक सैनिक से बोली, सुनो सैनिक, हमें किसी आवश्यक काम से अभी जाना होगा। तुम सबको विदिशा नगर लेकर पहुंचो। और ये कहकर नीलमणि घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंपा और सैनिकों के साथ राजा नागदत्त विदिशा नगरी पहुंचा तो मन में सोचने लगा, अरे मैं तो अपने नगर में पहुंच गया, अब डर किस बात का है, यहाँ का राजा तो मैं हूँ। इस राजकुमारी को भी मैं अपने साथ महल ले जाऊंगा। यह सोचते ही राजा नागदत्त ने जोर से कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा नागदत्त हूँ। तुम सबको मेरा आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। और फिर नागदत्त सबको अपने महल में ले गया। महल में पहुंचते ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को अपने कक्ष में बुलवाया। नीलमणि बोली, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नीलमणि, हम चंपा नगर की राजकुमारी चंपा को अपनी रानी बनाकर ले आए हैं। अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। नीलमणि चंपा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंपा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सचमुच महाराज आपने इसको शर्त में जीतकर रानी बनाया है? नीलमणि, राजकुमारी चंपा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? नीलमणि बोली, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, यह तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंपा और मैं दोनों सहेलियां हैं, और जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंपा से विवाह किया था वे और कोई नहीं, मैं स्वयं थी। मैंने और राजकुमारी चंपा ने मिलकर यह योजना बनाई थी, और जो हम दोनों का विवाह हुआ था वह आपको मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा नाटक किया गया था, ताकि मैं आपको सबक सिखा सकूं और आप अपनी झूठी शान और अभिमान छोड़कर अच्छे इंसान बन जाएं। रानी नीलमणि ने पिछली सारी घटनाएं राजा को विस्तार पूर्वक बताई। सारी सच्चाई जानकर राजा नागदत्त बहुत ही शर्मिंदा हुआ। राजा बोला, नीलमणि, मुझे क्षमा कर दो, आज तक मैं अपने झूठे अभिमान के कारण तुम्हें पहचान नहीं सका। इस घटना के बाद राजा नागदत्त ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। उसके बाद राजकुमारी चंपा भी अपने राज्य वापस चली गई। अब राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद। जयप्रकाश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बही जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जयप्रकाश जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विशाल भी जल्दी ऑफिस चला गया था। जयप्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा विशाल को फोन लगाकर घर बुला ले, मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। जयप्रकाश जी के इतना कहने की देर थी कि बहू सुनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो और
आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं, सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर जयप्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काले नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए जयप्रकाश जी अपनी पोती प्रिया को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रिया ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही सुनीता ने गिलास टूटने की आवाज सुनी, वे दौड़ी दौड़ी आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। सुनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं तो आपको इसकी कीमत क्या पता होगी। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खुद ही उठे और रसोई घर में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि सुनीता ने रास्ते में उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वे गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए जयप्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जयप्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक न गया। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जयप्रकाश जी ने उसे अपना हाल सुनाया तो विशाल बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? बेटा, मैं कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। कल शाम को जब तुम अपने ऑफिस से आओगे तो मेरी दवाइयाँ लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था, मैंने सुनीता को दे दी थी। सुनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विशाल ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। सुनीता दौड़कर आई और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। विशाल ने कहा, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विशाल चुप हो गया। जब विशाल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनीता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर जयप्रकाश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू
2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। भूख के मारे जान निकली जा रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दे। कहते हुए जयप्रकाश जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए जयप्रकाश जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर सुनीता तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी के तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली है। खैर 2 दिन से भूखे थे तो जयप्रकाश जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह जयप्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना ये मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विशाल ने सुनीता को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। सुनीता ने विशाल के सामने आज्ञाकारी पत्नी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन विशाल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विशाल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। जयप्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हों और काम करते हों, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। जयप्रकाश जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज ये बातें सुन रही थी। वे माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ये सुनते ही सुनीता ने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें ये बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर जयप्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से जयप्रकाश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। जयप्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब ढूंढ नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विशाल अपने ऑफिस चला गया और प्रिया अपने स्कूल चली गई तो सुनीता भी तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके जयप्रकाश जी बिना किसी को कुछ बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द
उनके कानों में गूंज रहा था। सुनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर पर आ गई और विशाल के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन जयप्रकाश जी का कोई अता पता नहीं था और उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विशाल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाता है। विशाल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सोच सोच कर सुनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विशाल ने उसे ही दी थी। विशाल सुनीता पर पूरा विश्वास करता था और सुनीता भी विशाल के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज सुनीता की पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विशाल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के नाम मिलने पर सुनीता से उनके बारे में पूछने लगा। सुनीता कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किटी पार्टी में गई थी। विशाल गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए विशाल बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विशाल ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं, तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे सुनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उससे न दी जाती थी। यह सुनकर विशाल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगा जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद सुनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए विशाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वे रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विशाल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं ना दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर विशाल को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्म स्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वे आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विशाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा और उनके गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जयप्रकाश जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितने अत्याचार किए हैं, लेकिन आज तक आप चुप क्यों थे, यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद
ऐसा नहीं होगा। सुनीता ने आपको जो घाव दिए हैं उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विशाल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो जयप्रकाश जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। विशाल किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आ गया। घर आते ही सुनीता को देखकर विशाल का खून खौल गया। विशाल ने सुनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर विशाल को नहीं रोका। विशाल का गुस्सा देखकर सुनीता के होश उड़ गए थे। विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वे आज सुनीता को नहीं छोड़ने वाला, ये साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विशाल ने सुनीता के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ ही रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। विशाल ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। जयप्रकाश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, ये घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह सुनीता होगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विशाल ने सुनीता के कपड़े बैग में पैक करना शुरू कर दिया। सुनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेलापन महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज सुनीता उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। जयप्रकाश जी बहू से बोले, बहू, विशाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय रखकर सुनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया।
आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विशाल जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, हमारे माँ बाप बचपन में हमें शहजादों की तरह पालते हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। उसी तरह हम सबका भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप की सेवा करें और उनका पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।